बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो हमने ब्रोंकाइटिस का पढ़ा, जिसमें हम बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे। हम जो टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया था, वो था ब्रोंकाइटिस, जिसकी हमने सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो हमने डिटेल में पढ़ा था। दूसरा डिसऑर्डर है आपकी बुक में एम्फिसीमा। Emphysema is a respiratory disease where there is overinflation of the alveoli in the lungs, causing decrease in lungs function. Emphysema एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एल्वियोलाई, लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वहां उसकी जो वॉल्स हैं वहां उसमें जो है वो कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ टूट फूट का अमल होता है, जिसकी वजह से लंग्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। और डिक्रीज इन लंग फंक्शन, डिक्रीज इन लंग फंक्शन का मतलब ये है कि लंग्स का जो फंक्शन है वो एल्वियोलाई के डिस्ट्रक्शन की वजह से वो सही तरह से नहीं हो सकता। ऐसी डिजीज जिसमें एल्वियोलाई डिस्टर्ब हो जाती हैं या एल्वियोलाई में कोई मसला हो जाता है उसे हम एम्फिसीमा कहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके? द मेन साइन ऑफ एम्फिसीमा इज इंक्रीजिंग ब्रीथलेसनेस। In advanced case, the patient find it difficult to walk. अच्छा, मेन साइन क्या है इसका? एम्फिसीमा का मेन साइन ये है कि ब्रीथलेसनेस होती है, यानी सांस सही तरह से उस पेशेंट को या उस मरीज को जिसे एम्फिसीमा का मसला होता है उसे सांस ठीक तरह से नहीं आता। इन एडवांस केस द पेशेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, और जिसे सांस का मसला होता है उसको ये भी मसला हो सकता है कि उसे चलने फिरने में मुश्किल पेश आए या चलने फिरने की वजह से उसका सांस फूलने लग जाए। द लंग्स लूज इलास्टिसिटी सो दैट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सहेल एयर। चूंकि ये ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में प्रेजेंट है, एल्वियोलाई जो है ये लंग्स में प्रेजेंट है, तो ये लंग्स जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को, उनके अंदर जो लचक होती है लंग्स के अंदर, वो उसको खो देते हैं। लिहाजा क्या होता है, लंग्स को एयर को एक्सहेल करने में, एयर बाहर निकालने में मुश्किल पेश आती है। इलास्टिसिटी की वजह से ही एयर एक्सहेल होती है ना। जब हमने पढ़ा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस, तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी, ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा जो है वो बाहर एक्सहेल होती है। लंग्स जो है वो उनमें लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो उनके फूलने और सिकुड़ने की वजह से लंग्स आसानी से हवा को अंदर कर सकते हैं और हवा जो है वो लंग्स में से बाहर आ सकती है। तो ये एक्सहेल एयर का मतलब ये है कि अगर लंग्स में इलास्टिसिटी, लचक खत्म हो जाएगी, लंग्स सही तरह से फूल नहीं सकेंगे, सिकुड़ नहीं सकेंगे, तो हवा, ये जो एयर है ये बाहर नहीं जा सकेगी लंग्स में से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा लंग्स के अंदर जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनर ब्रोंक्यूल्स आल्सो अकर। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नैरोइंग का मतलब है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो जो है वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें ब्रीथलेसनेस होती है। मेन इसका जो सिम्टम्स वो यही है कि इसमें पेशेंट, जो मरीज जो होता है, उसको सांस सही तरह से नहीं आ रहा होता है। इसके कॉजेस क्या हैं, इसके क्या असबाब हैं? इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज। क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं, एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं, जो साइड पर जो इसकी लाइनिंग होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होनी, टूटना शुरू हो जाती है, और उसकी टूटने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है जहां पर गैसेस ने एक्सचेंज होना होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है और ऑक्सीजन गैस इन हो रही है, वहां जहां गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं वो सरफेस एरिया कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड द मेन कॉज इज द लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स। मेन कॉज क्या है इसका, कि लॉन्ग टर्म कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या वो मरीज जो है वो कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से उसके लंग्स इरिटेट हो रहे हैं, लंग्स जो है वो उसके डिस्टर्ब हो रहे हैं। मोस्ट कॉमनली बाय सिगरेट स्मोक। ज्यादातर वो क्या मसला होता है, जो मरीज, जिसकी वजह से जिन मरीजों के जो है वो लंग्स या फेफड़े जो है वो खराब हो जाते हैं,
ज़्यादातर वो पेशेंट, वो मरीज़ जो है वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हवा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो मुस्तकिल तौर पर ऐसे ही इलाके में रहते हैं, उनके भी जो है वो फेफड़े या लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, या उनके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का या इस एम्फीसीमा का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर एम्फीसीमा डू नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स। इसका जो डू नॉट क्योर का मतलब ये है कि अगर तो लंग्स डैमेज हो गए हैं या लंग्स अगर खराब हो गए हैं, तो ये जो लंग्स है, ये मेथड जो है वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो डैमेज चीज़ हो गई है, जो चीज़ खराब हो गई है, उसको आप दोबारा से ठीक कर सकें, क्योंकि लंग्स जो है ना वो एक बहुत नाजुक पार्ट होता है, बहुत डेलिकेट पार्ट होता है। उसको ठीक करना दोबारा मुमकिन नहीं है। उसे ये किया जा सकता है कि उस चीज़ को या जो खराब हो रही है जिसको, उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, मज़ीद ना खराब होने दिया जाए। लेकिन जो चीज़ डैमेज हो चुकी हुई है, जैसे एल्वियोलाई की वॉल्स खराब हो गई हुई हैं, उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एम्फीसीमा इज़ टू अवॉइड स्मोकिंग। ज़्यादातर इसका जो बचाव है वो किस तरह से हो सकता है कि स्मोकिंग को ना किया जाए, अवॉइड किया जाए। अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस मे बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि एम्फीसीमा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि उस प्रोसेस को, जो खराब हो गया हुआ है लंग्स, उसको वहीं पर जो है वो स्टॉप करके बाकी का फंक्शन नॉर्मल किया जा सके। एम्फीसीमा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने एम्फीसीमा में एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं या खराब हो जाएं, तो उसकी वजह से जो जो बीमारी हो जाती है लंग्स की, वो होती है एम्फीसीमा। और इससे पहले वाली जो डिजीज थी, जो हमने डिसऑर्डर पढ़ा था, वो था ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाइटिस में बेसिकली ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे। उम्मीद है आपको ये दोनों डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निमोनिया और अस्थमा के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि उसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या कॉजेज हैं और किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।